जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रखर के एमसीक्यू बैच को देख रहे थे, उसमें आज आपका डे 12 है, यानी कि डे 12। इससे पहले हम लोगों ने टोटल इसके 11 वीडियो को देख लिया है और वो सभी जो है चैनल पर जो है अपलोड कर दिए गए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन इन सभी चैप्टर को कराऊंगा। जैसे मेरे पास PDF आएगा मैं लाइन से सारे वीडियो आपको अब जो है अपलोड कर दूंगा, टेंशन उसके लिए आप ना लें। और जो भी PDF होगा मैं टेलीग्राम पे तुरंत वीडियो के साथ ही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे अभी ये 12 चल रहा है, फिर 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा और उसमें जो जो सेक्शन आएंगे मैं वो आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक आपका है कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये आपके आज के टॉपिक्स हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। इसमें तीनों ही सत्य हैं। वो है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कि कमांड राष्ट्रपति में निहित है। ये तीनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5, यानी कि सी आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है। क्या है तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। पहला है आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और लास्ट आपका दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विचार करना है और कौन सही आपको वो बताना है। इसमें दिया गया है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ इसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, आगे है, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं उल्लेखित है। क्या है, आगे है, उसे किसी भी रूप में भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि जन्मत नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे है, निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको 35 वर्ष, ना कि 30 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु। आगे है, उसे केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। आगे है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्वाचित होने के लिए उपबंध किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें आंसर दिया गया है बी, यानी कि केवल 2। वो है आपका, निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। आंसर हो जाएगा पद ग्रहण करने की तारीख से लेके। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सत्य है। आंसर है केवल 2, यानी कि संसद के एक सदस्य का मत मूल्य सभी राज्यों के विधान सदस्यों के मत मूल्य संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की कुल संख्या। ये आपका दूसरा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 गुणांकों के बराबर होता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त जनसंख्या से तात्पर्य वर्तमान में किस वर्ष की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या से है। 1971। आंसर हो जाएगा आपका 1971। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है यदि वह। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, यानी कि विधानमंडल के उच्च सदन का वो सदस्य है। तो 9 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सही आपको वो बताना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी सत्य नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2, राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। आगे देखेंगे वो कितनी होती है राशि, तो 15,000 रुपये। आगे देखेंगे 11, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया गया है डी, यानी कि कोई भी इसमें सत्य नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, संविधान और विधि की परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा मैं डैश के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ ग्रहण करता है। आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60 से रिलेटेड है। यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 60। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध से सही है। आंसर हो जाएगा 3 और 4। क्या है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, सही है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ पर दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए, केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर दिया गया केवल एक, वो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें दिया गया तीनों ही सत्य है। भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके आधार पर? महाभियोग के आधार पर। आगे है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। यहाँ पे देखेंगे दोनों सदन। आगे है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है तब। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक वो पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई पद की रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। आंसर दिया गया है यहाँ पे बी, यानी कि 3, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 19, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। दोनों ही सत्य दिए गए हैं। राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। भारत के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आपको कूट का सही प्रयोग करना है। सही उत्तर आपको चुनना है। आंसर हो जाएगा 1, सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी कि जब तक वो ना हटाए तब तक वो रहते हैं। कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी और राज्यपाल। क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, यानी कि 2 को छोड़ के सभी, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और महान्यायवादी की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यहाँ तीनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, सही है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सही है। और आगे है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह भी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं दिया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। ये कौन करता है? ये तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो मानता है कि धन विधेयक है या क्या है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उन व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यु दंड की सजा अधिनिर्णित की गई हो, यानी कि डी आंसर 26 का आपका सही है। 27 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। यहाँ पर दोनों ही सत्य दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी सत्य है आपका। 28 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित सिफारिशों प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाएगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि संघ वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे,
भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों के राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5, यानी कि 4 को छोड़कर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और लास्ट आपका समाज सेवा के क्षेत्र से। 30 है, क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है 1, यानी कि क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31, भारत में अध्यादेश के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर दिया गया है यहाँ पे सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं रहते हैं तभी। क्वेश्चन 32 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है यहाँ पे दीजिए। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 1 और 4 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर उत्तर बी हो जाएगा 1 और 4। क्या है, तो विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। आगे है, संविधान संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग नहीं किया कर सकते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उससे राज्यसभा के सभापति को देय वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे और राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर दिया गया है डी, यानी कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर दिया गया है डी, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ देखिए उपयुक्त कथन दोनों ही सही नहीं है, यहाँ पे दिया गया दोनों ही सही नहीं है और ऊपर में सर ने पढ़ा है तो इसमें 2 दे दिया है। इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और उपयुक्त राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्ति में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति पर भी रहे हैं, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 4, यानी कि हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा, केवल हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकता। आगे है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के संबंध में उपबंध संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या हो जाएगा। आंसर ए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सत्य इसमें, वो है आपका प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। 41 है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और बताना है उपरोक्त में से किसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आंसर हो जाएगा 2 को छोड़ के सभी, यानी कि सी आंसर आपका है। अंतर्राज्यीय परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय एकता परिषद। आगे क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिया गया है सी, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। ये किसके द्वारा किया गया था, नरसिम्हन जो है उनके द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, यहाँ देख लीजिए एक बार कि नई आर्थिक नीति की घोषणा 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा की गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है उपरोक्त में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आंसर हो जाएगा सभी, यहाँ पर डी है, यानी कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, यानी कि सभी थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं 45, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है, तो किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। संविधान उप प्रधानमंत्री के अधिकारों का प्रावधान नहीं करता है, सही है। 46 है, देखेंगे,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये तीनों हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आंसर यहाँ पे दिया गया है 47 का, यहाँ पे डी दिया गया है, लेकिन सर ने बताया है 1 और 3। यहाँ पे देख लीजिए, उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पर कौन सा कथन है, यहाँ पर सभी दिए गए हैं, वो देख लीजिए एक बार। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की विस्तृत चर्चा है, अतः इस शब्द का उपबंध मूल संविधान में किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा शामिल किया गया है। संविधान के मूल स्वरूप में इसकी चर्चा नहीं थी। आगे है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 सब क्लॉज 3 में किया गया है। 48 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें दिया जाएगा एक, यानी कि केवल एक ही सत्य है, वो है आपका भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। किसी राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आंसर है बी 1, 3 और 4, यानी कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रवासना कर सकता है और भंग कर सकता है। राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है और राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। 50 है, राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 2 है आपका सत्य। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। आगे देखेंगे 51, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर की नियुक्ति, यानी कि वाइस चांसलर के बारे में ये कहा गया है। आगे है 52, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विधायी शक्तियाँ के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। आगे है राज्यपाल के पास आपातकालीन की शक्ति नहीं है। 53 देखेंगे, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन। 54 देखेंगे, राज्य के गवर्नर द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तब राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा कौन सही है, इसमें दोनों सही है। क्या है, तो विधेयक पर अनुमति दे सकता है और विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, दोनों ही सत्य है। 55 है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है, ये आंसर आपका सही है। 56 देखेंगे, राज्यपाल के चयन के विषय पर सरकारीय आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव नहीं दिया था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऐसे वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता ना हो की नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि बी आंसर। आगे है 57, संविधान के अनुच्छेद 163 में किसका उपबंध किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होंगे। आगे 58, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों की आवंटित होती है। आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन के आधार पर। आगे है 59, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन डैश के जनगणना के आधार पर है। आंसर हो जाएगा 1971, जो अब बढ़ के कब हो गया, कब तक चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है 2026 तक। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। आगे है 61, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। आंसर हो जाएगा टोटल 20। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330 में। किसमें, आर्टिकल 330 में। 63 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में 6 दिया गया है। 64 देखेंगे, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 65 है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दोनों ही सत्य है, यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। वो है, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है और लोकसभा विघटन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। दोनों ही सत्य यहाँ पे सत्य दिए गए हैं कथन आपके। आगे क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर, यानी कि 1 और 3 सही है, 2 जो है आपका ये गलत है। तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। 67 देखेंगे, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि स्थगन के द्वारा, सत्र वासना के द्वारा और विघटन के द्वारा। आगे 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। लोकसभा का सदस्य किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 69 है, लोकसभा का कार्यकाल। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी दिया गया, यानी कि आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लिमिट तय नहीं है, लेकिन आगे बढ़ाया जाएगा 1 साल में 1 साल के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 70 को चलेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के समूह में से किसी लोकसभा में केवल 1 सीट है। आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 71, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। क्या? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। 72 है, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे तीनों ही सत्य दिए गए हैं। वो है आपका, इसका पद अल्पकालिक होता है, यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, इसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए किया जाता है। तीनों ही सत्य दिए गए हैं। 73, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 74 की ओर। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, आंसर हो जाएगा चयनित किया जाता है, इज इलेक्टेड। आगे चलते हैं 75, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। 76 देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। आगे देखेंगे 77, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर दिया गया है डी, यानी कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। 78 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। आंसर हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। 79, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो कौन है। तो आंसर हो जाएगा GV मावलकर। बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, यानी कि उनका वोट जो है निर्णायक होता है कि कौन इसमें जीता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय। आगे 82, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। यहाँ पे केवल 2 ही सत्य है, वो है आपका लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। 83 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उन्हें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कोई भी कथन सत्य नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, यानी कि ए आंसर आपको यहाँ पे सत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर इसमें दिया गया सी, यानी कि 1 और 3 क्या है। तो यह भंग नहीं किया जा सकता, सही है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसकी 1/3 सदस्यों की संख्या कार्यकाल का समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए 2 कथनों को बताना है कौन सा सही है और कौन गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही सत्य है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा क्योंकि उसके यथासंभव 1/3 हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है, इसी कारण से। 88 देखेंगे,
राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए 30। और आगे है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं किया होना चाहिए। 89 देखेंगे, राष्ट्रपति में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधेयक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। आगे देखेंगे 90 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सही आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, वो है आपका राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने को की कोई शक्ति निहित नहीं है। 90 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है बी, कौन से इसमें बी हो जाएगा दोनों। और आगे है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, ये दोनों ही सत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 1, 2 और 3 क्या है, तो धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। 92 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। आगे है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। बी आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 94, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कुछ नहीं होता है, यानी कि यहाँ देख लीजिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के। आगे है 95, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। डी आंसर आपका सही है। 96 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। बी आंसर है, यानी कि केवल 2 ही सत्य है। आंसर हो जाएगा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। 97 है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आंसर हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। सी आंसर आपका सही है यहाँ पे। आगे है क्वेश्चन 98, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने होती। ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। 99, संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि एक सदन द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, जैसे कि विधेयक को बिना संशोधित किए पारित कर देना, विधेयक को संशोधन के साथ पारित करे, विधेयक को अस्वीकार करे, विधेयक को पड़ा रहने दे और कोई कार्यवाही करे। ऐसी स्थिति में एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक, ना कि 1 वर्ष तक रोक सकता है। 6 माह तक आप रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। किसके सिफारिश पर? एकवर्त समिति। ठीक है, चलिए अब जो है आपका अगला टॉपिक जो है आपका, यानी कि डे 13 में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा केंद्र राज्य के संबंध, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्था एवं गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको उसका PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम जो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।